हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मित्रादय 30 डेज रेगुलर सीरीज में। ये सीरीज खास तौर पर सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम यूनिट 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वो यूनिट है जहाँ थिंकर्स सीधे एग्जाम क्वेश्चन बन जाते हैं और यही बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आपका स्टडी मित्र होने के नाते हम इसे बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास हम सबसे पहले बात करते हैं जेएस बेंथम से। सबसे पहले हम यूनिट 4 के 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक के और विचारकों के बारे में बात करेंगे। जेएस मेरी बेंथम, उपयोगिता का सिद्धांत, सर्वाधिक संख्या का और सर्वाधिक सुख, सुख की अवधारणा, आनंद गणना सिद्धांत और बेंथम की आलोचना। मित्रों, अब हम आते हैं उपयोगितावाद का सिद्धांत। और सच बोलूं तो यही यूनिट 4 की थिंकर्स की शुरुआत होती है। सरल भाषा में कहे तो बेंथम कहता है कोई काम सही या गलत के या कोई इरादे से नहीं, उसके परिणामों से तय होता है। यहाँ जरा रुकिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि नैतिकता का मतलब अच्छा मन, लेकिन उपयोगिता में गुड इंटेंस नहीं, गुड रिजल्ट मायने रखता है। इस सिद्धांत की जड़ सुख और दुख, मानव व्यवहार सुख पाने के लिए और दुख से बचने के लिए होता है। पेपर में भी यही क्लियरिटी चाहिए। जिस कार्य से अधिक सुख हो और कम दुख हो वही नैतिक है। मित्रादय में हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि अगली स्लाइड में हम देखेंगे सुख और दुख की विस्तृत अवधारणा। मित्रों, अब हम आते हैं उपयोगितावाद की सबसे फेमस लाइन पर, सर्वाधिक संख्या का सर्वाधिक सुख। यहाँ जरा ध्यान दीजिए। अक्सर बच्चे इसे रट लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि बेंथम कहना क्या चाहता है। सीधी भाषा में कहे तो किसी भी नीति या निर्णय में यह देखा जाएगा कि उससे कितने लोगों को कितना सुख मिलता है। यहाँ व्यक्ति नहीं, समुदाय सेंटर से होता है, यानी एक इंसान का फायदा नहीं, बहुसंख्यक लोगों का सुख मुख्य लक्ष्य है। सोचिए जरा, अगर किसी पॉलिसी से ज्यादातर लोग खुश हैं तो उपयोगितावाद के अनुसार वो सही मानी जाएगी। पेपर में यही क्लियरिटी दिखानी होती है। राज्य का उद्देश्य सुख बढ़ाना है और निर्णय का मापदंड निर्माण है। मित्रों, अब समझते हैं बेंथम की नजर में सुख की अवधारणा। यहाँ जरा ध्यान दीजिए। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सुख का मतलब मन की शांति, लेकिन बेंथम सुख को थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं। उनके अनुसार सुख का मतलब सुख की उपस्थिति और दुख का अभाव। यह सुख मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है। कितना सुख मिलेगा ये गिना जा सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, बेंथम के लिए सभी सुख समान होते हैं, शारीरिक हो या मानसिक, कोई ऊंच नीच नहीं। यही बच्चे थोड़ा अटकते हैं क्योंकि गुणात्मक भेद बेंथम स्वीकार नहीं करते। पेपर में यही पॉइंट अक्सर पूछते हैं। मित्राध्याय में हम इसे ऐसे याद रखते हैं, क्वालिटी और क्वालिटी। मित्रों, अब आते हैं बेंथम के सबसे इंटरेस्टिंग लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर, आनंद गणना सिद्धांत। यहाँ जरा रुकिए। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये सिर्फ नाम है, लेकिन बेंथम सच में सुख गिनना चाहते हैं। इस सिद्धांत में सुख को गणित की तरह मापा जाता है। तीव्रता कितनी है, अवधि कितनी है, यह सब देखा जा सकता है। साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि सुख निश्चित है या नहीं और कितनी जल्दी मिलता है। सोचिए जरा, एक निर्णय कितने लोगों को प्रभावित करता है। यह निर्णय आनंद गणना का हिस्सा है। पेपर में यही क्लियरिटी चाहिए। नीति या कानून तभी सही माना जाएगा जब कुल सुख कुल दुख से अधिक हो। मित्रों, अब जरा आराम से समझते हैं कि बेंथम की आलोचना, क्योंकि एग्जाम में यही है सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात, बेंथम सुख को मापना चाहता है, लेकिन सच कहूँ तो रियल लाइफ में सुख को मापना इतना आसान नहीं। किसे कितना सुख मिला ये प्रैक्टिकली बताना बहुत मुश्किल है। दूसरी बड़ी आलोचना ये है कि अधिकारों की उपयोगिता में व्यक्ति के अधिकार कभी कभी गौण हो जाते हैं। लगभग अगर बहुमत खुश है तो अल्पसंख्यकों का नुकसान नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मेजॉरिटी
हमेशा सही होती है और जवाब जरूरी नहीं। तीसरी बात, बेंथम सभी सुखों को समान मानता है, शारीरिक और मानसिक सुखों में कोई फर्क नहीं। इसी वजह से कहा गया है कि उसकी नैतिकता बहुत संकीर्ण हो जाती है। अब जरा सोचिए, क्या पढ़ाई से मिलने वाला सुख और किसी आदत से मिलने वाला सुख एक जैसा हो सकता है? यही से आलोचना तेज होती है। और एक और पॉइंट है मानवीय गरिमा। आलोचकों का कहना है कि बेंथम की सोच में इंसान सिर्फ सुख गिनने वाली मैकेनिक बन जाता है। पेपर में यही लिखना होता है, बहुसंख्यक अत्याचार की आशंका, अत्यधिक गणनात्मक दृष्टि और व्यवहारिक कठिनाइयां। अब यूनिट फोर्थ के ही एक और इम्पोर्टेंट विचारक है जॉन स्टुअर्ट मिल। उपयोगिता में सुधार, उच्च और निम्न सुख, स्वतंत्रता का सिद्धांत, हानि सिद्धांत और मिल की आलोचना। मित्रों, अब कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है और यहीं से उपयोगिता थोड़ा ह्यूमन बनता है। हम बात कर रहे हैं उपयोगितावाद के सुधार की, जो जॉन स्टुअर्ट मिल लेकर आते हैं। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, मिल बेंथम को दूसरी तरह रिजेक्ट नहीं करता। वो मानते हैं कि सुख महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सारे सुख एक जैसे होते हैं? और यहीं से सबसे बड़ा सुधार आता है। मिल कहते हैं नहीं, सुखों में गुणात्मक अंतर होता है। भौतिक सुख जैसे ज्ञान, शिक्षा, विचार, ये सिर्फ शारीरिक सुख से ऊंचे मान जाते हैं। सोचिए जरा, इसी से मानवीय गरिमा और नैतिकता का स्तर ऊपर उठता है। मित्रों, अब इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं, उच्च और निम्न सुख। यहाँ जरा ध्यान दीजिए। अपन लोग अक्सर सोचते हैं कि सुख और दुख होते हैं, लेकिन मिल कहते हैं नहीं भाई, यह सुख एक जैसा नहीं होता। कुछ सुख ऐसे होते हैं जो इंसानों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। सोचने की क्षमता, समझ, सीखने की चाह, इन्हें उच्च सुख कहा जा गया है। और कुछ सुख ऐसे होते हैं जो बस तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं देते, निम्न सुख माने गए हैं। सोचिए जरा, पढ़ाई से मिलने वाला सुख और सिर्फ आराम से मिलने वाला सुख एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए मिल कहते हैं कि इंसान का सुख पशु के सुख से ऊपर होता है। मित्राध्याय में हम इसे ऐसे समझते हैं, जो सुख आपको बेहतर इंसान बनाए वही उच्च सुख है। मित्रों, अब आते हैं मिल की सोच का सबसे प्रैक्टिकल हिस्से, जो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, अक्सर अपन लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब जो मन भाए वो करना, लेकिन मिल ऐसी आजादी की बात नहीं करते। मिल कहते हैं स्वतंत्रता जरूरी है, क्योंकि इसी से इंसान का आत्मीय और बौद्धिक विकास होता है। हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और जीने की आजादी होनी चाहिए। यही से व्यक्तित्व का विकास होता है। यहाँ जरा रुकिए, मिल ये भी मानते हैं कि व्यक्ति समाज से अलग नहीं है, इसलिए स्वतंत्र सीमाओं के साथ आती है। राज्य का काम हर बात में दखल देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका देता है। मित्राध्याय में हम इसे ऐसे समझते हैं कि आजादी ताकि इंसान खुद को बेहतर बना सके। मित्रों, अब उसी बात को एक और साफ तरीके से समझते हैं, हानि सिद्धांत। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, अक्सर बच्चों के मन में एक सवाल और आता है कि अगर स्वतंत्रता है तो सीमाएं कहाँ हैं? मिल सीधी बात करते हैं कि अगर व्यक्ति की आजादी तभी रोकी जा सकती है जब उससे दूसरों की हानि पहुंचती है। अगर कोई काम सिर्फ खुद से जुड़ा हो तो उसमें दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी काम से दूसरे प्रभावित हो तो नियंत्रण जरूरी हो। मिल ये भी कहते हैं कि सिर्फ नैतिक असहमति हानि नहीं होती, हर अलग सोच को गलत नहीं कहा जा सकता। सोचिए जरा, इसी सिद्धांत को राज्य की शक्ति की सीमा तय होती है। कानून का काम जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करना नहीं। सरल शब्दों में कहे तो मेरी आजादी वहीं तक है जहां तक दूसरों को कोई नुकसान ना हो। मित्रों, अब जरा संतुलन के साथ मिल की आलोचना को भी समझ लेते हैं, क्योंकि हर सिद्धांत पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, मिल का हानि सिद्धांत सुनने में बहुत साफ लगता है, लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब हानि को डिफाइन करना हो। कई बार ये तय करना कठिन होता है कि कौन कौन सी चीज वाकई नुकसान है और कौन कौन सी नहीं।
यहीं से अस्पष्टता की आलोचना शुरू होती है। एक और बात, उच्च और निम्न सुख का भेद भी सबको स्वीकार नहीं। कई लोग कहते हैं कि सुख का स्तर तय करना खुद से बहुत सब्जेक्टिव है। जरा रुकिए, मिल को काफी स्वतंत्र मानते हैं कि व्यवहारिक जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं लगती। समाज का दबाव, परंपराएं और परिस्थितियां व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करती है, जैसे मिल का कम महत्व देते हैं। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि राज्य की भूमिका बहुत सीमित कर दी गई, जबकि कई लोग सामाजिक भलाई के लिए हस्तक्षेप जरूरी मानते हैं। अब यूनिट 4 के ही एक और इम्पोर्टेंट विचारक है टी.एच. ग्रीन। सकारात्मक स्वतंत्रता, आत्म वास्तविकरण सिद्धांत, सामान्य हित की अवधारणा, राज्य की नैतिक भूमिका और ग्रीन की आलोचना। मित्रों, अब जरा सोच बदलते हैं और आते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता पर। यहाँ जरा ध्यान दीजिए। अब तक अपन आजादी को सिर्फ रोक टोक से मुक्ति मानने वाले आए थे, लेकिन टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि ये पूरी तस्वीर ही नहीं। ग्रीन के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वो है जिससे व्यक्ति अपना पूरा विकास कर सके, यानी आज़ादी सिर्फ बाधा न हो बल्कि आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर शिक्षा ही नहीं, स्वतंत्र स्वास्थ्य नहीं और अवसर नहीं तो आज़ादी कागज पर ही रह जाएगी। यहीं से ग्रीन कहते हैं कि राज्य की सकारात्मक भूमिका जरूरी है। राज्य को चाहिए कि वो ऐसी स्थिति बनाए जहां व्यक्ति अपनी क्षमता पहचान सके। सरल शब्दों में कहे तो आज़ादी, ताकि इंसान खुद को वास्तव में बना सके। मित्रों, अब आते हैं टी.एच. ग्रीन की सोच का केंद्र, यानी आत्म वास्तविकरण सिद्धांत। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अक्सर अपन जीवन को लक्ष्य, तुरंत मिलने वाले सुख को मान लेते हैं, लेकिन ग्रीन इससे भी आगे की बात करते हैं। ग्रीन के अनुसार मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने स्वयं का विकास करना, सिर्फ इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना। इसके लिए आवेगी इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। नैतिक सोच और बौद्धिक समझ वहीं से आती है। सोचिए जरा, जब व्यक्ति खुद को समझने लगता है तो उसका रिश्ता समाज से भी मजबूत होता है। ग्रीन मानते हैं कि व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं, आत्मविकास सामाजिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। मित्रादय में हम इसे ऐसे समझते हैं, सच्ची सफलता खुद को पूरी तरह विकसित करना है। मित्रों, अब एक ऐसी बात करते हैं जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन सोच में काफी गहरी है। सामान्य हित की अवधारणा। अपन अक्सर सोचते हैं कि मेरा भला और समाज का भला अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ग्रीन यहीं पर सोच बदल देते हैं। ग्रीन कहते हैं व्यक्ति का हित समाज से अलग नहीं, व्यक्ति समाज का हिस्सा है, इसलिए सामान्य हित सबके विकास से जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर सभी को मिले तो हर व्यक्ति अपने आप में आगे बढ़ता है। यहीं से नैतिक और सामाजिक प्रगति की बात आती है। व्यक्तिगत विकास सामूहिक सहयोग पर निर्भर करता है। ग्रीन के लिए सामान्य हित का मतलब ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले। सरल शब्दों में कहे तो मेरा विकास तभी पूरा है जब समाज भी साथ में बढ़े। मित्रों, अब समझते हैं राज्य की नैतिक भूमिकाएं। यहाँ जरा ध्यान दीजिए। अक्सर अपन सोचते हैं कि राज्य का काम बस कानून बनाना है और सजा देना, लेकिन टी.एच. ग्रीन इससे आगे की बात करते हैं। ग्रीन कहते हैं राज्य सिर्फ कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि नागरिक को नैतिक विकास में सहायक भी करता है। अगर गरीबी, अशिक्षा और बीमारी रास्ता रोक रही हो तो व्यक्ति अपनी क्षमता कैसे दिखाएगा? यहीं से राज्य की सकारात्मक भूमिका आती है। राज्य को चाहिए कि वो ऐसी बाधाएं हटाए जो व्यक्ति के विकास में रुकावट हो। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जरूरी मानी जाती है। ये दखल नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि उन्नति के लिए है। सरल शब्दों में कहे तो राज्य का काम इंसान को बेहतर बनाने में मदद करता है। मित्रों, अब जरा संतुलन बनाते हैं और समझते हैं ग्रीन की आलोचना। यहाँ जरा ध्यान दीजिए। ग्रीन की बात सुनने में काफी आइडल लगती है, लेकिन
यहीं से कुछ सवाल भी उठते हैं। सबसे पहली आती है आत्म वास्तविक करनी। आलोचक कहते हैं कि ये अवधारणा बहुत साफ नहीं, हर व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है, कैसे तय किया जाएगा कि ये स्पष्ट नहीं। यहाँ जरा रुकिए, दूसरी बड़ी चिंता है राज्य की शक्ति। अगर राज्य को नैतिक विकास के नाम पर ज्यादा अधिकार दे दिए जाए तो दुरुपयोग की आशंका भी रहती है। कई लोग कहते हैं कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। राज्य यह तय करने लगे कि आपके लिए क्या अच्छा है तो समस्या खड़ी हो जाती है। एक और बात, सामान्य हित सुनने में अच्छा है, लेकिन इसे डिफाइन करना आसान नहीं। किसका हित सच में सामान्य हित है, ये बहस का विषय है। जरा सोचिए, कहीं ऐसा न हो कि बहुमत के नाम पर व्यक्ति की आवाज ही दब जाए। मित्राध्याय में हम इसे ऐसे समझते हैं, ग्रीन की सोच ऊंचे आदर्श दिखाती है, लेकिन व्यवहार में सावधानी जरूरी है। मित्रों, आज की क्लास में हमने यूनिट 4 को एक फ्लो में समझा। बेंथम की शुरुआत, मिल के लिए, सुधार और ग्रीन की सोच तक। अब जरा रुकिए और सोचिए, तीनों थिंकर्स अलग अलग है, लेकिन सवाल एक ही है, समाज में सही और बेहतर जीवन कैसे बनेगा। मित्राध्याय में हम इसी क्लियरिटी पर काम करते हैं। बात कम घुमाना, समझ में आ जाए, ज्यादा जरूरी है। अब बच्चे हैं सिर्फ यूनिट 5 जो कल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अपने स्टडी मित्रा के साथ जुड़े रहिए। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद।